अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी मेनली एक काइंड ऑफ यू कैन से सब डिवीजन है ऑफ जनरल आयनाइजिंग रेडिएशन ही, क्योंकि इसमें यूज़ हो रही होती हैं जैसे कि एक्सरेज। जैसे हम जनरल एक्सरेज की बात करते हैं उसमें हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ हो रही होती हैं। सिमिलरली फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस एक्सरेज की यूज़ हो रही होती हैं, बट द डिफरेंस इज़ कि फ्लोरोस्कोपी में हमें रियल टाइम इमेजिंग मिल रही होती है और एक्सरेज जो है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रही होती है। दैट्स द रीज़न कि इसमें जो रेडिएशन एक्सपोजर है पेशेंट का और पर्सोनल का वो ज़्यादा होता है, हायर होता है। उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है और कंटिन्यूसली रेडिएशन फॉल कर रही हैं तो उसकी एनर्जी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसको हम डिटेल से आज के लेक्चर टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड्स फ्लोरोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि 1890s में सबसे पहले थॉमस एडिसन ने उन मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया जिनमें फ्लोरेसेंस की एबिलिटी थी। लाइक जब जो मटेरियल जब एक्सरेज उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, कुछ ऐसे मटेरियल जो फ्लोरेसेंस बैक करें, जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करें, तो उन मटेरियल्स के साथ उसने उनकी एबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया और उसके बाद उसने डिस्कवर किया फ्लोरोस्कोपी को विद सफिशिएंट इमेज इंटेंसिटी। लाइक कि फ्लोरोस्कोपी जो है वो हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं फॉर रियल टाइम इमेजिंग जिसमें हमें कंटिन्यूस इमेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, देन इस तरह से 1890s में ऑलमोस्ट इसकी डिस्कवरी जो है वो हो गई। एंड देन मेनली फ्लोरोस्कोपी है क्या उसको देख लेते हैं। फ्लोरोस्कोपी क्या चीज़ है कि एक टाइप ऑफ मेडिकल इमेजिंग है जो कि कंटिन्यूस एक्सरे इमेजेस हमें शो करती है ऑन अ मॉनिटर। जब आप एक एक्सरे सिंगल एक्सरे लेते हैं तो उसमें हमारे पास स्पॉट फिल्म आती है, सिंगल इमेज आती है, राइट। अब उन इमेजेस को जब आप आप लाइक उन सब इमेजेस को जिसमें आप कोई पॉइंट भी मिस आउट ना करें, इन एवरी सेकेंड आप एक्सरे इमेजेस लेते जाएं और कलेक्ट करते जाएं और देन दैट विल रिप्रेजेंट एज अ एक्सरे मूवी। तो वो एक एक्सरे मूवी की फॉर्म में आपको मॉनिटर पे शो हो जाती हैं एक्सरे इमेजेस। तो बेसिकली वो होती इमेजेस ही हैं, लेकिन वो हर पॉइंट पे एवरी सेकेंड एवरी नैनो सेकेंड पे उसकी इमेजेस जब आप कैप्चर होती जाती हैं फ्लोरोस्कोपी में तो वो एक रिप्रेजेंटेशन देती है एक्सरे मूवी की। ठीक है, then during a fluoroscopic procedure an x-ray beam is passed through the body, right। जिस तरह से सिंपल एक्सरे इमेजिंग में होता है उसी तरह से एक्सरे बीम जो है फ्लोरोस्कोपी में थ्रू द बॉडी पास ऑन करेगी और उसके बाद इमेज जो है वो ट्रांसमिट होगी ऑन टू द मॉनिटर, ताकि जो बॉडी के पार्ट्स मूविंग ऑर्गन्स है, जो मूवमेंट है बॉडी पार्ट की या जिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंटरेस्ट को आप देखना चाह रहे हैं उसकी मूवमेंट को स्टडी किया जा सके। प्लस उसकी फर्दर अगर आप डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट और एक्सरे डाई यू कैन से इनको इंजेक्ट करना होता है बॉडी में, ताकि जो फर्दर बॉडी पार्ट है उसकी डिटेल विजुलाइजेशन की जा सके। तो बेसिकली फ्लोरोस्कोपी जो है ये इसका पर्पस होता है। फ्लोरोस्कोपी जो है ये इसका मेन जिसे आप कह सकते हैं कंप्लीट डेफिनेशन है वो यहाँ पे हमें समझ आ जाती है। देन जब हम बात करते हैं फंक्शन की, फ्लोरोस्कोपी के फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास के ये डायनामिक असेसमेंट प्रोवाइड करती है ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किस तरह से डायनामिक असेसमेंट प्रोवाइड करती है? बाय विजुअलाइजेशन ऑफ मूविंग ऑर्गन्स। ठीक है, लाइक हमारी बॉडी में मूविंग ऑर्गन्स में लाइक हार्ट आ जाता है सबसे पहले। कंटिन्यूसली हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो कंटिन्यूसली हार्ट की मूवमेंट चल रही है, उसकी विजुअलाइजेशन को देखने के लिए, उसकी मोशन को देखने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की मोशन को देखने के लिए, वॉल्व्स के लिए, और इसी तरह से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वॉल्स हैं और हार्ट वॉल्स जो हैं, इन सब चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए, इनको असेस करने के लिए, इनके फंक्शन और एनाटॉमी को असेस करने के लिए हम फ्लोरोस्कोपी टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। देन बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनको विजुलाइज करने के लिए, फ्लूइड्स की मूवमेंट को विजुलाइज करने के लिए लाइक पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट आ जाता है, या फिर स्वेल्विंग मूवमेंट है जिसमें मोशन है, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ जाती है, राइट। जब आप कोई फूड लेते हैं तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो उसमें
आना स्टार्ट, उसको आप इसमें फ्लोरोस्कोपी टेक्निक में विजुलाइज कर सकते हैं. देन second thing is that this technique can be used for the preservation of radiograph. Like आपने एक radiograph लिया है उसकी fluoroscopic technique से, तो आप radiograph जो है उसको preserve कर सकते हैं ताकि आप latest study में उसको use कर सकें for spot film. जो आपका required region of interest है उसमें आप उस पे उसकी spot filming कर सकें for both डायग्नोस्टिक एंड फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस. डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होगा और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्लस जनरल रेडियोलॉजी में भी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में भी. लाइक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको डिटेल से हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. देन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में से फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास एंजियोग्राफी आ जाती है, ठीक है. तो उसमें भी फ्लोरोस्कोपी टेक्निक जो है वो एंजियोग्राफी को यूज़, लाइक एंजियोग्राफी में फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक जो है वो हम यूज़ करते हुए एंजियोग्राफिक प्रोसीजर जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं. एंड देन इमेज गाइडेड सर्जरीज भी होती हैं, उसके लिए भी हमारे पास फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक जो है वो यूज़ होती है. लाइक जिसमें हमें गाइडेंस रिक्वायर्ड हो, कोई सर्जरी है तो उसमें हमें कंटिन्यूस गाइडेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए हम फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करते हैं. देन वेसल्स की विजुलाइजेशन आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंजियोग्राफी. और इसके बाद टू मेन एरियाज ऑफ एंजियोग्राफी को अगर हम सेपरेटली फोकस करें तो दीज आर न्यूरो रेडियोलॉजी एंड वेस्कुलर रेडियोलॉजी. इन दो को हम मोर स्पेसिफिकली डिटेल स्टडी और डिटेल विजुलाइजेशन के लिए फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. देन इन सब प्रोसीजर्स में हमें जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे स्पॉट फिल्मिंग रिक्वायर्ड होती है दैट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग दिस टेक्निक. And then during fluoroscopy, the X-ray tube is operated at less than 5 milliampere, normally 2 to 4 milliampere. और fluoroscopy में X-ray tube जो है वो less than 5 milliampere जो है उस पर ऑपरेट की जाती है, ठीक है. अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली एक्सपोजर देना होता है, कंटिन्यूसली एक्सरेज जो है वो एक्सपोज पेशेंट को कर रही हैं. सो दैट्स वाई इसमें हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब है उसको ऑपरेट करने के लिए हम मिली एम्पेरेज जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं somehow. देन ये जो इमेज हमारे पास विजुलाइज हो रही है इस वक्त, ये आ जाती है हमारे पास फ्लोरोस्कोप इमेजिंग जो है इस इक्विपमेंट पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग कंसोल है विजुलाइज हो रहा है, प्लस मॉनिटर्स जो हैं यहाँ पे शो अप हो रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट काउच है, एंड देन ये सीएम सपोर्ट सिस्टम है, और इसके अलावा इसमें एक्सरे ट्यूब है और एक्सरे सोर्स है, एंड देन देयर इज इमेज रिसेप्टर ऑन द अदर साइड. अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं फ्लोरोस्कोप के. कंपोनेंट्स को वन बाय वन इफ वी डिस्कस, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है एक्सरे जनरेटर. एक्सरे जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, एंड देन देयर इज एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब जो है जहाँ पे हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं. देन कॉलीमेटर्स आ जाते हैं जो कि एक्सरेज की स्प्रेड को लिमिट करते हैं, एक्सरेज को एरिया रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिस एरिया में एक्सपोजर रिक्वायर्ड है वहाँ पे उसको कॉलीमेट करेंगे, राइट. देन देयर आर फिल्टर्स. फिल्टर्स हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं जो कि लो एनर्जी रेडिएशन और स्कैटर रेडिएशन को समहाउ स्किप करते हैं और उनको लिमिट करते हैं. एंड देन जो हमारे पास प्राइमरी बीम और हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं जो कि अल्टीमेटली इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं, वो ओनली पास ऑन हो सकेंगे. देन देयर इज अ पेशेंट टेबल, एंड देन देयर आर ग्रिड्स प्लेसमेंट. ग्रिड्स प्लेसमेंट होती है फॉर एक्सेसिव स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है. देन देयर इज इमेज इंटेंसिफायर. इमेज इंटेंसिफायर फर्दर हमारे पास यूज होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज इनटू फॉर द कन्वर्जन इनटू विजिबल इमेज, ठीक है. देन ऑप्टिकल कपलिंग डिवाइसेस हैं, टेलीविजन सिस्टम है और इमेज रिकॉर्डिंग है. इन पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से फर्दर फोर्स कमिंग अपनी जो स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस कर लेते हैं. Then the image in front of you guys is of image intensifier, ठीक है. अब ये जो इमेज है ये है हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर की, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक फ्लोरोस्कोपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें इमेज इंटेंसिफिकेशन होती है. लाइक इमेज फॉर्मेशन में इमेज फॉर्मेशन के लिए जो है एक्सरेज पास ऑन होंगी थ्रू दिस स्टेप, एंड वन बाय वन इन स्टेप्स से पास ऑन होने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. अब
The picture shown in front of you is of image intensifier, complex electronic device that receives the remnant X-ray beams and then convert it into light and increase the light intensity. ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरेज की फॉर्म में इस पर रेडिएशंस फॉलो ऑन हो रही हैं, ठीक है, फॉलो ऑफ हो रही हैं और उसके बाद वो इंटरेक्ट करेंगी विद इनपुट फॉस्फोर. ये इनपुट फॉस्फोर जो है उसके बाद फर्दर with the photocathode ये through a transparent adhesive layer attached होता है, right? Then this photocathode will further convert the light emission, the light energy, and then this will form cause it to emit the electrons. एंड इलेक्ट्रॉन्स emission के बाद फिर हमारे पास जो है ये एज अ फोटो emission एक्ट करेगा, राइट? देन इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ये ग्लास एनवेलप है. आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ ग्लास एनवेलप. ग्लास एनवेलप का क्या रोल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस है, एनोड है, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस हैं जो कि कोइंसाइड करेंगे, जो कि फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स का एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. उसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिफायर, इमेज इंटेंसिफायर में एनोड प्रेजेंट होता है. देन देयर इज आउटपुट फॉस्फोर जहाँ से इंट्रैक्शन के बाद अल्टीमेटली लाइट एनर्जी एमिट आउट हो जाएगी, राइट? नाउ इमेज इंटेंसिफायर कंपोनेंट्स. इमेज इंटेंसिफायर के क्या कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमने अभी प्रीवियस इमेज में देखी, दैट वाज ऑफ ग्लास एनवेलप, ठीक है. ग्लास एनवेलप आ जाता है. देन नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है इनपुट फॉस्फोर. उसके अलावा आ जाता है हमारे पास फोटोकैथोड एंड देन देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज एंड आउटपुट फॉस्फोर. तो बेसिकली ये 5 हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं. वन बाय वन इनको फर्दर ओपन अप कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ग्लास एनवेलप. ग्लास एनवेलप का क्या काम है कि ये क्या करेगा, जो ट्यूब है उसमें वैक्यूम को मेंटेन करेगा ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली फ्लो कंट्रोल फ्लो कर सकें, राइट? दे हैज नो फंक्शनल पार्ट इन इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन में बेसिकली ग्लास एनवेलप का कोई फंक्शनल पार्ट नहीं है, बट ये क्या करता है कि ये ट्यूब के वैक्यूम को मेंटेन करेगा, ठीक है, और वैक्यूम मेंटेन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रोल्ड फ्लो होंगे, राइट, विद इन द इमेज इंटेंसिफायर. देन हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है दैट इज इनपुट फॉस्फोर. इनपुट फॉस्फोर का क्या रोल है कि एक्सरेज दैट विल एग्जिट द पेशेंट and are incident on the image intensifier tube are transmitted through the glass envelope and interact with the input phosphor, ठीक है. अब एक्सरेज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्ट करेंगे ना ग्लास एनवेलप के साथ क्योंकि वो एक आउटमोस्ट कवरिंग है, राइट? एक्सरेज जो कि पेशेंट को एग्जिट कर रही हैं और उसके बाद इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब पे इंसिडेंट हो रही हैं, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्लास एनवेलप. ग्लास एनवेलप से ट्रांसमिट होंगी और इंटरेक्ट करेंगी विद द इनपुट फॉस्फोर, राइट? इनपुट फॉस्फोर के साथ इंटरेक्ट करेंगी. अब इनपुट फॉस्फोर जो है वो सीजियम आयोडाइड का बना हुआ है. When X-rays interact with the input phosphor, its energy is converted into a burst of visible light photons. X-rays जैसे ही इनपुट फॉस्फोर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो इसकी एनर्जी जो है वो बर्स्ट ऑफ विजिबल लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी. दैट विल अकर ऑन द इंटेंसिफायर स्क्रीन. अब फॉस्फोर मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन इमेज इंटेंसिफायर का इनपुट फॉस्फोर हमारे पास होता है ऑफ जिंक कैडमियम सल्फाइड एंड देन देयर वाज सेकेंड जनरेशन इमेज इंटेंसिफायर जिसका इनपुट फॉस्फोर हमारे पास सीजियम आयोडाइड का. एडवांटेज क्या है इसका कि ये स्मॉलर क्रिस्टल्स के साथ होता है विद ग्रेटर पैकिंग डेंसिटी और लाइक पैकिंग डेंसिटी जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी हमारे पास कन्वर्जन और उसका फंक्शन जो है वो इतना ही एफिशिएंट होगा, राइट? एफिशिएंसी हमारे पास उतनी इंक्रीज हो जाएगी. देन there is third component of image intensifier, that is photocathode. Photocathode क्या है? It is bonded directly to the input phosphor with a thin transparent adhesive layer. Right next to the input phosphor हमारे पास जो next thing आ जाती है that is photocathode, ठीक है. फोटोकैथोड अब जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है विद द इनपुट फॉस्फोर with a thin transparent adhesive layer. There is a thin transparent adhesive layer in between these two things. The photocathode is a thin metal layer usually composed of cesium and antimony compounds that responds to stimulation by light with the emission of electron, right?
फोटो कैथोड क्या है, अब हमारे पास थिन मेटालिक लेयर है जो कि सीजियम और एंटीमनी कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है, जो क्या करेगी कि स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करेगी बाय द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज जो है जैसे इनपुट फॉस्फोर फॉल करेंगी तो वो लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। अब ये लाइट फोटॉन जो है वो एज स्टिमुलेशन एक्ट करेगा फॉर द फोटो कैथोड। और फोटो कैथोड क्या करेगा, जब लाइट उस पर फॉल करेगी तो वो स्टिमुलेट होके इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन को स्टार्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो एमिशन। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज फोटो एमिशन। Then there is next component that is electrostatic focusing lenses, right? Electrostatic focusing lenses क्या है कि they are located along the length of the tube. हमने अभी इमेज में देखा that there were for electrostatic focusing lenses, right? तो electrostatic focusing lenses जो हैं वो क्या करेंगे, वो along the length of the tube located होते हैं और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करेंगे across the tube from the input to the output phosphor। ठीक है, इनपुट फॉस्फोर से आउटपुट फॉस्फोर पे जाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज जो हैं वो responsible for focusing the electrons across the tube from input to the output phosphor। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए अक्रॉस द ट्यूब फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट फॉस्फोर। फ्रॉम इनपुट से हमने आउटपुट फॉस्फोर तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बाय पासिंग थ्रू एवरी कंपोनेंट। तो उनकी फोकसिंग के लिए बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज है दे आर यूज्ड। The concave input screen reduces distortion by keeping the same distance between all points on the input and output phosphor। जो इनपुट और आउटपुट फॉस्फोर है उसमें हमारे पास जो कनकेव सरफेस है ऑफ द इनपुट स्क्रीन वो क्या करेगी, अल्टीमेटली हमारे पास डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करेगी और डिस्टेंस जो है वो उसको सेम पॉइंट्स पे मेंटेन करेगी फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट फॉस्फोर। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज एनोड। एनोड क्या है, दैट इज यूजुअली चार्ज्ड विद 25 किलोवोल्ट एंड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द ट्यूब। काम क्या है हमारे पास एनोड का, दैट इज टू एक्सेलरेशन एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द ट्यूब। ट्यूब ओवरऑल जो इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब है उसमें उसकी एक्सेलरेशन के लिए एनोड जो है वो यूज हो रही होती है, दैट इज charged with 25 kilovolt. Then anode is a circular plate with a hole in the middle through which electrons pass to the output phosphor. Anode जो है वो हमारे पास जिसके अंदर एक पर्टिकुलर होल होता है, राइट, सर्कुलर प्लेट की फॉर्म में होता है और इसमें एक स्पेसिफिक होल प्रेजेंट होता है इन द मिडल जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने पास होना होता है टू द आउटपुट फॉस्फोर जो कि अदर साइड ऑफ एनोड है, राइट। एनोड के बिल्कुल साथ ही हमारे पास आउटपुट फॉस्फोर आ जाता है और ये हमारे पास ओवरऑल इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, राइट। देन द लास्ट वन इज आउटपुट फॉस्फोर। Each photoelectron that arrives at the output phosphor results in approximately 50 to 70 times increased emission of light and photons। अब जहाँ पे हमारे पास अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सरेज जो है फॉलो ऑन हो रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन टू द इनपुट फॉस्फोर, वहाँ से लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट हुई तो उसके बाद फोटो कैथोड में एमिशन होना स्टार्ट हो गई। फोटो एमिशन के प्रोसेस से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट फोटॉन्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, राइट। इसी तरह से अब इन सारे स्टेप्स से पास ऑन होने के बाद अल्टीमेटली जब आउटपुट फॉस्फोर पे आते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं फॉर द इमिशन ऑफ लाइट फोटॉन्स। आउटपुट फॉस्फोर जो है वो हमारे पास इसका मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज ऑफ जिंक कैडमियम सल्फाइड। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ इमेज इंटेंसिफायर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे जो है वो इंसिडेंट है हुई है ऑन इनपुट फॉस्फोर। इनपुट फॉस्फोर से अगर जो एक्सरे जो है वो 1000 लाइट फोटॉन्स में चेंज हुई हैं, देन फोटो कैथोड क्या है उसको कन्वर्ट फोटो इमिशन के प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन स्टार्ट करेगी और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेंगे ऑन आउटपुट फॉस्फोर तो ये हमारे पास कहाँ फर्स्ट 1000 लाइट फोटॉन से कन्वर्ट हो जाएगी इनटू 3000 लाइट फोटॉन। इस तरह से इसमें हमारे पास जो इंक्रीज है वो अबाउट 50% 50 to 70% लाइट फोटॉन जो है वो इंक्रीज हो गए हैं देन बिफोर। Principal advantage of image intensifier fluoroscopy over earlier types of fluoroscopy is increased image brightness। Image brightness जो है with
अर्लियर टाइप्स के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट करंटली जो एडवांटेज है इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी का वो यही है कि इमेज ब्राइटनेस हमारे पास इसमें इंक्रीज होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट थिंग आ जाती है मॉनिटरिंग ऑफ द इमेज। इमेज की मॉनिटरिंग हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए बेसिकली टू मेथड्स आर यूज्ड to electronically convert the visible image on the output phosphor image intensifier into electronic signal. आउटपुट फॉस्फोर से जो इमेज इंटेंसिफायर का जो आउटपुट फॉस्फोरस है उससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ताकि जो है इमेज उसको अल्टीमेटली विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जा सके, तो उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स आर यूज्ड. For that purpose, thermionic television camera tube is the first method, and then the second method is solid state charge coupled devices. फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीविजन कैमरा ट्यूब की बात कर लेते हैं. टेलीविजन कैमरा ट्यूब जो है दैट इज द फर्स्ट मेथड विच कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल हाउसिंग जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है और 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, राइट, जो कि ओवरऑल टीवी कैमरा ट्यूब की कंपोजिशन करती हैं, राइट. Then and they also contain electromagnetic coils that are used to properly steer the electron beam inside the tube, right. इलेक्ट्रॉन बीम की स्टेयरिंग के लिए विद इन द ट्यूब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको स्टेयर करेंगे, ठीक है. देन a number of such television camera tubes are available for television fluoroscopy, but Vidicon and its modified version the Plumbicon are used most often. ये most common हमारे पास Vidicon और Plumbicon जो हैं ये दोनों वर्जन जो हैं वो मॉडिफाइड वर्जन हैं टेलीविजन कैमरा ट्यूब के और ये मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, राइट. Then two methods are commonly used to couple the television camera tube to the image intensified tube. अब television camera tube है उसकी coupling की बात करते हैं तो coupling के लिए हमारे पास two methods are required. First is fiber optic system and then second is lens system. Simplest method जो आ जाता है दैट इज बंडल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करें, बट ये जो है ये ओनली फ्यू मिलीमीटर्स थिक होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ ग्लास फाइबर्स कंटेन करती हैं, लाइक दे आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लास फाइबर्स और जस्ट ये फ्यू मिलीमीटर जो है वो थिक होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, राइट. वन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज इट्स कम्पैक्ट असेंबली, लाइक जितनी क्योंकि अब रिड्यूस थिकनेस है तो दे विल असेंबल लाइक इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगी जो कि इमेज इंटेंसिफाइड टावर में मूव करने के लिए इजी होंगी. दिस कपलिंग इज रग्ड एंड कैन विदस्टैंड रिलेटिवली रफ हैंडलिंग. जितनी ज़्यादा कंपैक्शन होगी कंपैक्ट होगी उतनी वो रफ हैंडलिंग जो है उसको विदस्टैंड कर सकेगी. Then the principal advantage is that it cannot accommodate the additional optics required for devices like photo spot cameras or cine cameras, right. अब फर्दर लेकिन इसमें भी हमारे पास ड्रॉबैक आ जाता है कि फर्दर जो अकोमोडेशन ऑफ एडिशनल ऑप्टिक्स अगर हम करना चाहें तो वो हम इन लाइक फॉर फोटो स्पॉट कैमराज या सिने कैमराज हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. सो then the image is showing camera attached to the output phosphor. यहाँ पे अब हमारे पास इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब है, राइट, उसके साथ आउटपुट फॉस्फोर जो है उसके साथ हमारे पास ये कैमरा अटैच्ड होता है, राइट. ये हमारे पास उसकी असेंबली है, कम्पैक्ट असेंबली है जिसमें फोकस कॉइल्स नज़र आ रही हैं. देन इसके अलावा फोटो कंडक्टिव टारगेट है, इमेजिंग लेंसेज हैं, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स प्रेजेंट है, अलाइनमेंट कॉइल्स हैं. अब फर्दर इनकी वर्किंग देख लेते हैं आगे. लेंस कपलिंग क्या है, एक्सेप्ट सिने और फोटो स्पॉट कैमरा. अब जो चीज़ें हमारे पास टेलीविजन कैमरा ट्यूब जो है उसमें उसको कोप अप नहीं कर पा रही तो उसमें हमारे पास लेंस कपलिंग जो है उसको एक्सेप्ट करेगी. टू एक्सेप्ट सिने और फोटो स्पॉट कैमरा lens coupling is required. This type of coupling results in a much larger assembly that should be handled with care. जितनी larger assembly होगी उसकी वो हमारे पास delicacy जो है उतनी increase होती जाएगी, right? Delicacy है तो that means that we have to handle it with proper care. Then working की बात कर लेते हैं तो working हमारे पास objective lenses will accept the light from output phosphor से जो light आ रही है वो हमारे पास objective lenses receive करेंगे and then convert it into a parallel beam.
When an image is recorded on the film, this beam is then interrupted by a beam splitting mirror. अभी हम इसकी इमेज देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे इमेज रिकॉर्ड हो रही है तो बीम जो है वो इंटरप्ट होगी बाय बीम स्प्लिटिंग मिरर। यहाँ पे हमारे पास एक बीम स्प्लिटिंग मिरर है ताकि सिर्फ एक पोर्शन जो है वो बीम स्प्लिटिंग मिरर का रोल क्या है कि वो जो हमारे पास बीम फॉल हो रही है ऑन बीम स्प्लिटिंग मिरर उसके एक पोर्शन को ट्रांसमिट करेगा टू द टेलीविजन कैमरा और जो रिमेनिंग होगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा टू अ फिल्म कैमरा। Such a system allows the fluoroscopist to view the image while it is being recorded. जैसे जैसे इमेज रिकॉर्ड होती जा रही है वैसे वैसे इस सिस्टम के थ्रू जैसे बीम स्प्लिट हो रही है तो कंटिन्यूसली जो फ्लोरोस्कोपिस्ट है वो इस इमेज को विजुलाइज कर सकता है साथ साथ जैसे जैसे इमेजिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, राइट। The video signal is then amplified and is transmitted by the cable to the television monitor where it is transformed back into a visible image. अल्टीमेटली वीडियो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होगा और उसके बाद ट्रांसमिट बैक होगा बाय द केबल टू द टेलीविजन मॉनिटर जहाँ पे विजिबल इमेज में इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाएगा। ये अब डिपिक्शन है हमारे पास जो बी okay then the B image, if we focus on this image B, तो इसमें हमारे पास ये image intensifier ट्यूब शो हो रही है, राइट। अब यहाँ से जो आउटपुट फोस्फर है वहाँ से अल्टीमेटली जो लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू द बीम स्प्लिटिंग मिरर। ये बीम स्प्लिटिंग मिरर आ जाता है। अब ये बीम स्प्लिटिंग मिरर क्या करेगा, ये एक पोर्शन को कन्वर्ट अलाउ करेगा कि वो पास करे टू द टेलीविजन कैमरा ट्यूब जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। और जो रिमेनिंग है वो उसको स्पॉट फिल्म कैमरा की तरफ उसको ट्रांसमिट कर देगा, राइट। अब जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि रिमाइंडर इज रिफ्लेक्टेड टू ऑफ टेलीविजन कैमरा ट्यूब, हमारे पास एक पार्ट कन्वर्ट होगा टू द पोर्शन ट्रांसमिट होगा टू द टेलीविजन कैमरा एंड द रिमाइंडर इज रिफ्लेक्टेड टू अ फिल्म कैमरा जो कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या करेगा, फ्लोरोस्कोपिस्ट को व्हाइल द इमेज इज बीइंग रिकॉर्डेड अलाउ करेगा कि वो कंटिन्यूसली उस इमेज को विजुलाइज भी कर सके। देन प्रिपरेशन आ जाती है, हाउ शुड द पेशेंट प्रिपेयर फॉर द प्रोसीजर। बिफोर सम एग्जामिनेशन patient may be asked to avoid normal eating or drinking for a period of time। कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे, कुछ नॉर्मल ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए लाइक उसके अलावा जो जनरल हमारे पास प्रिपरेशन आ जाती है इसमें एक लूज फिटिंग गाउन कहा जाएगा पेशेंट को पहने और या फिर कोई स्क्रब और मे हैव टू रिमूव आइटम्स लाइक ज्वेलरी है कोई पहनी हुई या डेंटेचर्स हैं या फिर हेयरिंग एड्स है या ग्लासेस वगैरह हैं तो इन सबको पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो बिफोर द प्रोसीजर रिमूव करें। Then indication आ जाती है, fluoroscopy is used in many types of examination and procedures जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास orthopedic procedures like manipulation of broken bones हैं and fracture reduction और insertion of implants और इसके अलावा appropriate positioning और alignment को चेक करने के लिए यूज़ होती है। then there is gastrointestinal investigations जिसमें contrast agents यूज़ हो रहे होते हैं such as barium and intestine to study its outline and movement। then there is cardiovascular and interventional radiology procedures लाइक कैथेटर इंजर्शन है, मॉनिटरिंग ऑफ इट्स प्रोग्रेस है, लाइक एंजियोग्राफी उसमें हमने कैथेटर इंजर्शन करनी होती है। इसके लिए हमारे पास फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक जो है वो यूज़ हो रही होती है जो कि हमें कंटिन्यूसली विजुलाइज कर रही होती है कि कैथेटर मूवमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है और इसको प्रॉपर्ली आप इसकी प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन कोई ब्लॉकेज है या फिर स्टेंट प्लेसमेंट है उसके लिए हमारे पास फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक यूज़ होती है। फिर आ जाती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशंस में प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में क्योंकि इसमें हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर इज हाईएस्ट सो फॉर दैट पर्पस फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। देन देयर इज लंबर पंक्चर और अगर पेशेंट जो है वो ओवरवेट है इंडिविजुअल एंड देन आयोडीन एलर्जी है अगर किसी को तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट उसको इंजेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटेस्टिनल परफोरेशन है या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन नहीं हो, राइट।
देन एडवांटेजेस आ जाते हैं. एडवांटेजेस में दिस अलाउज अ फिजिशियन टू सी अ लाइव इमेज. Plus, it provides dynamic and functional information and readily available. Easily available है, inexpensive है, dynamic और functional information देती है, both at the same time, and then allows real-time interaction. और इसके अलावा बोनी स्ट्रक्चर्स की विजुलाइजेशन इससे हमारे पास ज़्यादा अच्छी होती है. Then disadvantages की बात कर लेते हैं. They may display overlapping anatomy or may be limited by the patient mobility and ability to comply. पेशेंट मूव करता रहेगा कंटिन्यूसली, मोबिलिटी शो करता रहेगा, तो फिर हमारे पास इमेजिंग जो है वो अफेक्ट होंगी. देन इसके अलावा पुअर सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन आ जाती है. इसमें कुछ इमेज रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यूज की पुअर होती है. इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, तो दैट इज अ डिसएडवांटेज के ये हार्मफुल हो सकती है पेशेंट के लिए. Then risk की बात कर लेते हैं. There are two main types of risks that are associated with fluoroscopy. एक आ जाता है deterministic, second आ जाता है stochastic. डिटर्मिनिस्टिक रिस्क क्या है कि जो कि नॉन एग्जिस्टेंट होता है बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ रेडिएशन डोज. यानी कि आपने एक थ्रेशोल्ड रेडिएशन डोज है, राइट, अगर आपने वहाँ तक थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया, रेडिएशन वहीं तक फॉल किए, तो फिर देयर इज नो रिस्क. रिस्क जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट होगा. लेकिन 100% होगा अगर आप सिग्निफिकेंटली ग्रेटर थ्रेशोल्ड रेडिएशन यूज करें, लाइक जो सेट थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा रेडिएशंस फॉल हों, और तो उसके लिए हमारे पास जो इसका रिस्क है वो इंक्रीज हो जाते हैं. लाइक रेडिएशन बर्न्स कॉज करेगा टू द स्किन, और रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरेक्ट्स कॉज कर सकता है. Then हमारे पास second risk is stochastic risk, that is directly proportional to the radiation dose, like with no minimum dose below which the risk is 0. ठीक है, अगर मिनिमम से भी कम डोज देंगे तो फिर उसका रिस्क नहीं है स्टोचैस्टिक रिस्क का. लेकिन अगर रेडिएशन मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो रिस्क है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा. फॉर एग्जांपल रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर है, तो फिर दैट विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स द डेथ ऑफ सेल्स. इसके अलावा probability that a person will experience these effects from a fluoroscopic procedure is statistically very small. Therefore, if the procedure is medically needed, the radiation risks are outweighed by the benefit to the patient. जितने भी procedures हैं जिनकी हम बात करते हैं, कुछ बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स हमारे पास हर चीज़ के होते हैं. इसी तरह से फ्लोरोस्कोपी में भी जब आप मेडिकली कोई प्रोसीजर नीडेड होता है, रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए रेडिएशन रिस्क आउटवे करेंगे बाय टू द बेनिफिट. तो जब हमारे पास बेनिफिट किसी चीज़ के ज़्यादा हो फॉर द पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है देन हार्मफुल, तो वो प्रोसीजर जो है हम उसको यूज़ कर सकेंगे. दैट वाज ऑल अबाउट फ्लोरोस्कोपी. होपफुली आपको मैंने काफ़ी डिटेल से इसको बता दिया. आपको अब तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इनकेस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है.